कम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हमने सोशल साइंस का जो सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं आपके प्रैक्टिस के रूप में। ये सारे के सारे आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये जो पेपर है ये 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो पेपर के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हो तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा निर्णय वो ले सकता है। उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री का चयन नहीं करता है। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को हटा भी नहीं सकता वो। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो जो ये वाला जो है आपका सही ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपका राज्यसभा और लोकसभा है वहाँ से जो सदन पारित होगा, मतलब कि वहाँ से जो कानून पारित होता है वो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अगर राष्ट्रपति को वो चीज़ नहीं पसंद है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा है, अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता की चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 4 उदाहरण दिए गए हैं। आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो है बच्चों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित जो आपकी रूढ़िवादिता, यानी कि पहले से जो परंपराएं चली आती आ रही हैं, जो हम लोगों के बारे में सोचते आ रहे हैं, उसको चुनौती देने के लिए आप कौन सा उदाहरण दोगे। केक बनाने वाला पुरुष शेफ, तो अधिकतर जो है जो आपके केक वाली दुकानों पे आप देखते हो कि वहाँ पे केक जो है पुरुष ही बनाते हैं। तो ये ऐसा कोई चुनौती देने वाला जो है उदाहरण नहीं है, ये तो हम लोग लगातार देखते ही आ रहे हैं। पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के बारे में भी हम पुरुषों के बारे में अधिकतर पढ़ते हैं, ठीक है। पुरुष पार्श्व गायक, तो अधिकतर जो आपके सिंगर्स होते हैं वो महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा चुनौती देने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि पुरुष एक क्या है, भरतनाट्यम जो है डांसर है, यानी कि पुरुष भी जो है आपके भरतनाट्यम नर्तक हो सकते हैं। तो अधिकतर हम लोगों ने नर्तक के बारे में देखा है, जो आपके भरतनाट्यम डांस करती हैं वो अधिकतर क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है। तो ये एक चुनौती भरा जो है उदाहरण हो सकता है, जिससे जो है बच्चों में ये लैंगिक जो धारणा बनी है कि केवल भरतनाट्यम जो डांस है वो महिलाएं ही करती हैं, ये टूटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विविधता के संदर्भ में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इन पर विचार करने हैं। विविधता क्या है, भारत की शक्ति का एक स्रोत है। तो विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि विविधता में क्या है, एकता है। और दूसरा ऑप्शन भी यही है, विविधता में एकता है भारत की, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, यानी कि अगर विविधता है तो लोग भेदभाव भी एक दूसरे से कर सकते हैं, तो ये भी सही है। क्योंकि जो है क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग भारत में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो मतलब भारत में विविधता है। भारत में अलग अलग तरीके के लोग खाना पीना खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो ये सब जो है क्या है, विविधता है। लेकिन इसके आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव यानी कि टकराव भी हो सकता है, ठीक है, कि आप दूसरे धर्म के हो, मैं दूसरे धर्म का हूँ, तो भेदभाव का स्रोत वो विविधता हो सकती है, ये भी बात क्या है, सही है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि आपके गुजरात में जो है अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग भाषा है वहाँ की, और आपका जो है हरियाणा में जो है आपके अलग भाषा है, ठीक है, और आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे जो है अलग तरीके की जो है भाषाएं हैं, अलग तरीके के लोग हैं, देखने में भी वो अलग लगते हैं। तो भौगोलिक कारक भी जो है विविधता को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो है ए बी सी डी ये चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ए बी सी डी, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना, ये क्या कहलाता है, ये कैसा कृत्य है। यानी कि मौलिक अधिकार का जो होता है, कानून तोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेदखली बोला जाता है, अवपीड़न, बलात्कार, या फिर उल्लंघन कहा जाता है, या फिर मुआवजा। तो देखिए जो ये कृत्य किस चीज़ का है, मौलिक अधिकार का कानून तोड़ना, ये क्या है, मौलिक अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन करना, वायलेशन करना, ठीक है ना। यानी कि आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनका क्या करना, वायलेशन करना, उल्लंघन करना, तो ये बात होती है, ओके।
तो ऑप्शन नंबर किसका, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है। तो आपको कक्षा में बताना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा जो है क्या कर सकता है, आपका वोट कर सकता है। ठीक है, यही होता है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसके लिए कौन सा उदाहरण आप दोगे कि एक आपका मुजलेहा है जो कि 19 वर्ष की है और ये जो है विधानसभा चुनाव में क्या कर रही है, मतदान कर रही है। तो क्या ये उदाहरण आप दे सकते हो? तो जी हाँ, आप दे सकते हो, क्योंकि जो है क्या है, मुजलेहा 19 वर्ष की है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु की है और विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये वोट कर सकती है। ऐना क्या है, तो ऐना है आपकी 31 वर्ष की और ये लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है, तो ये भी आपका उदाहरण सही है। ठीक है, 18 के ऊपर कोई भी है तो वो जो है लोकसभा में, ये इसका विधानसभा में चुनाव था, ये लोकसभा में चुनाव कर रही है, तो ये भी सही है। जसप्रीत क्या है, ये 17 वर्ष का ही है और विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रहा है, तो विद्यालय के अंतर्गत ये चुनाव कर रहा है, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उदाहरण का मतलब 18 वर्ष से कोई भी अधिक आयु का व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये विद्यालय के परिषद का चुनाव इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाता है ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच, मतलब कि ये आपके 4 संवैधानिक प्राधिकरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण ऐसा है जो केंद्र और राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों के लेकर विवादों का परीक्षण करता है। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं, ठीक है, उनका जो है निपटारा कौन करता है, तो वो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी विवाद होगा। अब एक विवाद का नाम आप लिख दो, कौन सा विवाद जो आपने पढ़ा हुआ है आपके चैप्टर्स में, कौन सा जल विवाद था, किस किस नदी के बीच में, कौन सी नदी का वो जल विवाद था और किस किस राज्य के बीच में था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि 1870 का जो राजद्रोह अधिनियम था उसके संदर्भ में कौन सा सही है। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ठीक है, ये आपका 1870 का जो राजद्रोह अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर अंग्रेज सरकार का क्या करेगा, विरोध करेगा, तो उसको बिना मुकदमा चलाए क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 3 ऑप्शन जो हैं आप पढ़ेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें दिया गया कि भारतीयों को ज़्यादा सम्मान दिया जाए, ये सब चीज़ें की है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, जो आपका लिखा हुआ है, तो इसमें आपका पूरा चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब होता है, 8 मार्च को होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, और इस दिन क्या होता है कि संसार भर की महिलाएं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाती हैं, अपने संघर्षों पर पुनर्जीवित करने के लिए क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं एक जगह पे। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिला आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो महिलाएं अपना मना रही हैं, एक जगह एकत्रित हो रही है, इसको क्या कहोगे आप, कि ये महिलाएं प्रचार कर रही हैं या फिर ये महिलाएं विरोध कर रही हैं। तो विरोध भी नहीं कर रही हैं, प्रचार भी नहीं कर रही हैं। जागरूकता में वृद्धि करना ये हो सकता है, और एकता का प्रदर्शन करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी जो है आपकी क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं एक जगह पे। इसका मतलब क्या कर रही हैं, ये एकता का प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है ना, महिलाएं जो है अपनी एकता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु सबसे कम खरीद या बेच दृष्टिगत की संभावना है। यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी यहाँ पे दी गई है जिसको जो है साप्ताहिक बाजार में सबसे कम खरीद बेच किया जा सकता है। यानी कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है कि सप्ताह में एक दिन लगता है, और ये क्या सड़क के किनारे कहीं पे इस तरह से लग जाता है। ठीक है, हम लोगों के आसपास जो है कोई ना कोई एक मंगल बाजार, शनि बाजार, इस तरह की चीज़ें लगती रहती हैं। ठीक, तो जैसे कि लैपटॉप, तो इस बाज़ार में कौन सी चीज़ सबसे कम जो है बिकने की संभावना है, ये आपको बताना है। लैपटॉप कवर और मोबाइल चार्जर। तो कवर की बात, कवर तो आपका बिक सकता है, ठीक है ना, कवर आपका बिक सकता है, मोबाइल चार्जर भी बिक सकता है। कार के इंजन और पहिए, तो कार का इंजन और पहिया जो है ये आपके
साप्ताहिक बाज़ार में बिकेगा? बिल्कुल नहीं। ये वाला ऑप्शन ही आपका जो है क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि ये इसकी जो है बिकने की संभावना क्या है, सबसे कम है। कि कार का इंजन और पहिया साप्ताहिक बाज़ार में तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, इसके लिए कोई जो है परमानेंट दुकान होगी, वहीं पे ये बिकेगा। फ्रिज का कवर भी मिल सकता है आपको, चाय बर्तन का सेट मिल सकता है, नाखून कटर, श्रृंगार प्रसाधन, ये सभी मिल सकते हैं, लेकिन कार इंजन और पहिए ये आपके साप्ताहिक बाज़ार में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति क्या है, नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये क्या है, ये एक कथन है। आपसे पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, तो ये जो आत्मसम्मान की बात की जा रही है, ये जो है कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, आत्मसम्मान की बात इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने की, तो B.R. अम्बेडकर ने ही की है। तो आत्मसम्मान की जो ये आपका कथन दिया गया है, ये किसने कहा है, ये B.R. अम्बेडकर ने ही कहा है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, यानी कि जो आपका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ये आपका मिड डे मील होता है। ठीक है, मिड डे मील यानी कि जो आपके प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो क्लास 8 तक के स्कूल होते हैं, उसमें आपको बच्चों को दोपहर में खाना क्यों दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, तो ये बात तो सही है। बच्चे जो है क्या करें, एडमिशन ले, कि उनको खाना तो मिल ही रहा है, तो चलो जो है एडमिशन लेके पढ़ाई कर लेते हैं। बच्चों के बीच में जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना, तो देखिए ऐसा नहीं है कि उनके बीच में जातिवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। इसमें लिखा है कि जातिगत पूर्वाग्रह जो है, यानी कि जो निचली जाति है उनको नीचा माना जाता है, तो वहाँ पे उनको खाना नहीं दिया जाएगा या फिर इस तरह की चीज़ें। तो कोई पूर्वाग्रह, उसको बढ़ावा नहीं दिया। प्रबलित करना मतलब उसको बढ़ावा देना, तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है ऐसी कुछ चीज़। बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, तो देखिए भूख की समस्या, बच्चे आते हैं तो भूखे हो जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे आते हैं फिर जो है आधे समय में स्कूल से भाग जाते हैं। तो अब क्या होगा कि स्कूल में अगर खाना मिलेगा तो उनको भूख की समस्या कम होगी और वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये भी आपका सही है, सी वाला भी, ए वाला भी सही था। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि खाना डेली अलग अलग तरीके का खाना मिलता है बच्चों को, तो उनके जो है पोषण का भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कुपोषण का स्तर क्या होता है, उससे कम होता है। तो ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन आपके किस वाले में मिलते हैं, ए में नहीं है, बी में, सी में, बी में आपके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है, जिसमें लिखा है ए, सी और डी जो है इसमें सही है, बी वाला आपका गलत था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। जब इस तरह से गलत आपसे पूछा जाए तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको गलत वाला कथन बताना है। लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। जी हाँ, प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है अपना भाग नहीं लेते हैं। चुनावी प्रक्रिया में हम लोग भाग लेते हैं, लेकिन सरकार में जो है डायरेक्ट हम लोग भाग नहीं लेते, हम लोग सरकार के भाग नहीं होते। जबकि किसके भाग होते हैं हम लोग चुनाव करते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जिसका हम चुनाव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या है, प्रतिनिधि है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को सरकार के विरोध का अधिकार होता है। तो देखिए विरोध का अधिकार तो होता है, ठीक है, लोग अनशन करते हैं और क्या करते हैं, धरना देते हैं, ये सब जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, सही बात है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता सीधे तौर पर सरकार का भाग होती है। तो ये वाला कथन आपका गलत हो गया कि जनता जो है ये सीधे तौर पर सरकार का भाग नहीं होती है। ठीक है, आपको देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपने बताया कि ये वाला कथन गलत है, इसीलिए जो है इसका आंसर कौन सा सही आप लगाओगे, सी को ही आप सही आंसर लगाओगे, क्योंकि आपसे गलत कथन पूछा था। चौथा क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो मैंने कहा ना, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, फिर ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है, जनता जो है सीधे तौर पर सरकार में भाग नहीं लेती है, सरकार का भाग जनता नहीं होती है, जबकि कौन होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो जो कथन गलत है उसी को हम लोग गोला बनाएंगे कि ये वाला कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गलत है वही वाला हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कैटामरैन क्या है। तो कैटामरैन क्या है, तो कैटामरैन वाला भी चैप्टर हमारे इसमें था जो है सिविक्स में। ठीक है, तो ये क्या है, मछुआरों का एक समुदाय। जी नहीं, मछुआरों का समुदाय नहीं है ये। मछली पकड़ने का जाल, इसको चीना वाला कहते थे, ये मछली पकड़ने का जाल भी नहीं है। केरल के मछली व्यापारियों का संगठन, बिल्कुल नहीं है।
मछुआरों की खास तरह की क्या है, ये एक छोटी नाव, ठीक है। तो ये जो है आपके कैटामरैन क्या थी, तो कैटामरैन थी एक मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव थी जिसको कैटामरैन कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कृषि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह को पहचानिए, यानी कि ऐसा कौन सा समूह है इन चारों में से जिसमें ऐसी क्रियाकलाप लिखे हैं जो आपके गैर कृषि हैं, यानी कि कृषि से संबंधित नहीं है। टोकरी बनाना, धान रोपना, तो धान रोपना तो कृषि से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन बनाना, ये तो नहीं है कृषि संबंधित। निराई करना, तो निराई करना जो है ये आपके कृषि से संबंधित है। ईंट बनाना कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी कृषि से संबंधित नहीं, लेकिन निराई करना ये कृषि से संबंधित है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा है, मिट्टी के बर्तन बनाना ये कृषि संबंधित नहीं है, बुनाई करना भी कृषि संबंधित नहीं है, और ईंट बनाना भी कृषि संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो गैर कृषि कलाप वाले जो आपके क्रियाकलाप वाले समूह हैं ये ऑप्शन नंबर डी में आ जाता है, ओके। तो ये हमारे जो है सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। और वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।